हेलो एवरीवन, वेलकम टू द्विज एसएससी। इस वीडियो के थ्रू हम स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस में हम डिटेल में सॉल्यूशन तो देखेंगे, लेकिन डेप्थ में एनालिसिस हम उस तरीके से करेंगे कि हर एक पेपर में, हर एक शिफ्ट में जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए, PYQ से रिलेट करके उनको एनालाइज करेंगे और टॉपिक को मैं आपको डिटेल में समझाऊँ। कोई भी क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं उनको भी समझाऊंगा। साथ के साथ मैं आपको एक इंसाइट ये भी दूंगा कि किस तरीके के टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना चाहिए आपके एग्ज़ाम के लिए। इस तरीके से 50 to 60 टॉपिक्स को हम तैयार कर लेंगे, जिनसे एग्जाम में 70 to 80 क्वेश्चन जो है 70 to 80% क्वेश्चन जो है वो जीके से पूछे जाते हैं। इस सीरीज का आज ये पहला लेक्चर है जिसमें हम टीयर 2 का पेपर जो है वो सॉल्व करेंगे और उनको एनालाइज करेंगे क्वेश्चंस को, जो CGL 2023 का ये एग्ज़ाम हुआ था और ये CGL 2024 के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम अपनी प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा नाम है अनिल चौधरी और मैं SSC CGL 2022 में सेलेक्टेड हूँ और मैंने 6 टाइम्स CDS एग्ज़ाम को भी क्वालिफाई किया हुआ है। तो आप अगर इस लेक्चर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं और SSC से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स के साथ अपडेट रहना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल के लिंक से उसे ज्वाइन कर लीजिए। ये सब मेरे बारे में है, ये सभी एग्ज़ाम्स हैं जो मैंने क्वालिफाई किए हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन है जिसने बादशाहनामा बुक जो है उसको लिखा था। बादशाहनामा बुक जो है ये शाहजहाँ एक मुग़ल शासक थे, उसके एक तरीके से उसके रीन की हिस्ट्री है, ऑफिशियल हिस्ट्री। जब उसने शासन किया तो उसमें जो भी हिस्ट्री में हुआ उसके दौरान वो सब लिखा गया है बादशाहनामा में। ये जो पुस्तक है ये अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी हुई है, लेकिन ये जो पुस्तक है इसको लिखा गया है पर्शियन में। तो मुग़ल काल की जितनी भी मोस्टली पुस्तकें थीं वो पर्शियन में ही लिखी जाती थी, पर्शियन में लिखी गई है। लेकिन जैसे बादशाहनामा है, इसी तरीके से और भी कई सारी बुक्स थीं जो लिखी गई थी। जैसे अबुल फजल की बात करूं तो इन्होंने अकबरनामा जो है एक वो बुक लिखी थी। इससे साफ जाहिर हो जाता है कि अकबर के रीन में रहे होंगे जी। तो ये अकबर के जो नवरत्न थे उनमें से एक थे, अबुल फजल थे, फैजी थे। ये फैजी जो है अबुल फजल के भाई थे। तो अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी, साथ के साथ आईन अकबरी भी अबुल फजल ने लिखी थी, आईन ए अकबरी। और अबुल फजल ने क्या किया, जो बाइबल होती है ना, बाइबल क्रिश्चियन की जो बाइबल होती है उसका पर्शियन में ट्रांसलेशन भी किया। तो हमने क्या क्या जान लिया, यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस, करीब 10 क्वेश्चन मैं आपके प्रिपेयर करा दूंगा हर एक क्वेश्चन से। ठीक, अबुल फजल ने क्या किया, अकबरनामा लिखी, आईन ए अकबरी लिखी, बाइबल का पर्शियन में ट्रांसलेशन भी किया और बादशाहनामा पर्शियन में लिखी गई है और शाहजहाँ के रीन की ऑफिशियल हिस्ट्री के तौर पर इसे जाना जाता है। इतना हो गया। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं मुग़ल की रीन की बात कर रहे हैं, तो मुग़ल जो डायनेस्टी थी इसका फाउंडर कौन था? इसके फाउंडर था बाबर, था इसका फाउंडर। बाबर ने इंडिया में बैटल ऑफ पानीपत पानीपत का पहला बैटल जो है लड़ा 1526 में, 1526 में, और जिसमें उसने इब्राहिम लोदी को डिफीट किया, इब्राहिम लोदी को उसने हराया और मुग़ल एम्पायर की जो स्थापना उसने इंडिया में की। बाबर ने ही अपनी ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा भी लिखी। तो हमने एक तरीके से 3 नामा के बारे में जो है यहाँ पर डिस्कस कर लिया, बाबरनामा, अकबरनामा, बादशाहनामा। लेकिन मुग़ल से रिलेटेड एक और नामा आपको याद रखना चाहिए। बाबर के बारे में तो हमने बात कर ली, बाबरनामा लिखा। एक हुमायूं नामा, हुमायूं जो है कौन था? हुमायूं जो है वो बाबर का बेटा था। तो हुमायूं नामा जो है वो गुलबदन बानो बेगम ने लिखा, गुलबदन बानो बेगम ने। गुलबदन बानो कौन थी? गुलबदन बानो जो है वो हुमायूं की बहन थी और बाबर की बेटी थी, गुलबदन बानो। उसने हुमायूं नामा जो है लिखा था। ये सभी चीज़ें जो हैं आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, बाकी कुछ पता हो या ना पता हो, लेकिन इतनी सारी चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। उसके बाद जो है बाबर के बाद अकबर जो है उसने थ्रोन को संभाला, ये सारी चीज़ें हैं। अब सेकंड क्वेश्चन, वर्ल्ड के बहुत सारे रीजन हैं जो आपको दिए गए हैं,
उनमें आपको बताना है कि सिट्रस फ्रूट जो होते हैं, सिट्रस फ्रूट कौन से हो गए, जैसे ऑरेंज हो गया, जिनमें सिट्रस होता है, सिट्रस एसिड जो होता है उनको सिट्रस फ्रूट कहते हैं, ठीक है, जो जूसी होते हैं। तो सिट्रस फ्रूट प्रोडक्शन के लिए इनमें से कौन सा रीजन है जो फेमस है, तो ये मेडिटेरेनियन रीजन के बारे में बात की जा रही है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, करीब 20-25 बार ये वेरियस एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है ये क्वेश्चन जो है। मेडिटेरेनियन सी की अगर मैं बात करता हूँ, मेडिटेरेनियन रीजन की बात की जा रही है, तो मेडिटेरेनियन सी जो है ये अफ्रीका और यूरोप जो दो कॉन्टिनेंट हैं उनको सेपरेट करता है। किसके थ्रू? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के थ्रू, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के थ्रू जो है ये अफ्रीका को और यूरोप को अलग करता है। अब अफ्रीका का कौन सा कंट्री है जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के थ्रू अलग करता है, वो है मोरक्को। और यूरोप की बात करूं तो यूरोप का वो जो है कंट्री है वो है स्पेन। इतनी सारी चीज़ें तो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। मेडिटेरेनियन सी जो है ये न्यूज़ में भी रहता है, क्यों? क्योंकि देखिए टर्की, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, जहां अभी कन्फ्लिक्ट चल रहा है इजराइल के और फिलिस्तीन के बीच में, इजिप्ट, इटली और फ्रांस, ये सभी कंट्री हैं जो अपना बॉर्डर शेयर करती हैं मेडिटेरेनियन सी के साथ में। साथ ही साथ मेडिटेरेनियन सी में ही एक छोटा सा एक और सी पाया जाता है, जैसे सी ऑफ मारामारा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, मारामारा, सी ऑफ मारामारा। ये सारी चीज़ें जो है आपको इस क्वेश्चन से और सीखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा, जो एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल होती है उसमें ग्रुप 0 के नाम से कौन से एलिमेंट्स को जाना जाता है? ग्रुप 0 को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, ग्रुप 0 को हम इनर्ट गैसेस के नाम से भी जानते हैं। ग्रुप 0 में जो एलिमेंट होते हैं उनको इनर्ट गैसेस के नाम से भी जानते हैं। इनर्ट गैसेस क्यों? क्योंकि इनमें क्या है, रिएक्टिविटी नहीं होती है, नो रिएक्टिविटी, ये आसानी से रिएक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। इनको नोबल गैस के नाम से भी जानते हैं, इनर्ट गैसेस को नोबल गैस के नाम से भी जानते हैं। तो अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कौन सी गैसेस हैं जो फिर इसमें आती हैं। और ये जो 0 ग्रुप है ना, ये ग्रुप 18 का पार्ट भी है, इसे ग्रुप 18 भी कह सकते हैं। तो इसमें जो गैसेस आती हैं उसमें हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है और जेनॉन है और रेडॉन है। ये सभी गैसेस जो हैं इसमें आती हैं। तो 1 2 3 4 5 6 6 गैसेस जो हैं इसमें आती हैं। ग्रुप 1 को हम एल्कली मेटल के नाम से जानते हैं। जो इस तरीके से होते हैं उनको ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो ग्रुप 1 में एल्कली मेटल होते हैं। ये सभी 6 गैसेस जो हैं वो नोबल गैसेस में आती हैं, जिनको हम इनर्ट गैसेस या फिर 0 ग्रुप एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। इनमें से कौन सी एनर्जी पाई जाती है एक गिरते हुए कोकोनट में, एक चलती हुई कार में, एक रोलिंग स्टोन में और फ्लाइंग एयरक्राफ्ट में? यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि हर एक जो भी एग्जाम्पल दिया हुआ है उसमें कोई ना कोई मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, स्पीड है उसमें, ठीक है। जब उसमें मूवमेंट हो रहा है, उसमें स्पीड है, उसमें गति है, तो काइनेटिक एनर्जी होना उसमें ऑब्वियस है, ठीक है। तो इनमें कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी है इन सभी एग्जाम्पल्स में। और जैसे कोई स्प्रिंग जो है वो हमने स्ट्रेच करके रखी हुई है और वो मूवमेंट नहीं कर रही है, तो उसमें क्या है? उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक। किसी भी गेंद को हम ऊंचाई पर ले जाकर यहाँ पर छोड़ देते हैं, ये गिर नहीं रही है अभी, इसको छोड़ देंगे, इसमें क्या है? इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। जब ये नीचे गिरेगी तो वो किस में ट्रांसफॉर्म होगी? वो काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होती जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा आता है वो कि एक दूसरे के सामने कुछ आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं, उनको मैच करना है। जैसे यहाँ पर एसिड की लिस्ट है और कौन से फूड सोर्सेज से वो हमको एसिड मिलता है वो आपको मैच करना है। तो आप सभी आसानी से एक तो मैच कर लेंगे कि कार्बोनिक एसिड जो है वो सोडा वाटर में पाया जाता है, ठीक है।
तो मैं ये तो बता सकता हूँ कि ए का जो है वो 3 होगा, ठीक है, ए का थर्ड हो जाएगा। बाकी का क्या, बाकी भी तो दिए हुए हैं। तो देखिए इसमें ब्यूट्रिक एसिड जो है ये एक फैटी एसिड है, ब्यूट्रिक एसिड जो है ये एक फैटी एसिड है, ठीक है। और लॉरिक एसिड जो है ये भी एक फैटी एसिड है, लेकिन ये वेजिटेबल के फैट से मिलकर बनता है। वेजिटेबल को देखेंगे तो लॉरिक जहाँ भी एसिड आएगा वहाँ मैं देखने की कोशिश करूँगा कि ऐसी चीज़ जिसमें फैट होता है लेकिन वो वेजिटेबल भी है, ऑयल होता है, ठीक है। और एरुसिक एसिड जो है ये एक सैचुरेटेड फैट से मिलकर बना होता है, सैचुरेटेड फैट से। तो 3 तो एक तरीके से फैटी एसिड हैं इसमें। अब बटर, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट वाटर, ये तीनों ही कहीं ना कहीं, या कोकोनट ऑयल जो है कहीं ना कहीं एक फैटी या फिर ऑयली चीज़ें हैं। तो अब इनको देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। तो ब्यूट्रिक एसिड जो है ये आपको बटर में पाया जाता है, बी फॉर बी। तो मैंने सी को जो है वो कर दिया 2 से। अभी बी का क्या है, लॉरिक एसिड जो कि वेजिटेबल फैट से मिलकर बना होता है, वो जो है कोकोनट में आपको मिलता है। तो बी का जो है वो 4 हो जाएगा। और डी की बात करूं, एरुसिक एसिड जो है वो आपको मस्टर्ड ऑयल में देखने को मिलेगा, तो डी का हो जाएगा आपका 1। इस तरीके से ये एक सेट जो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और इन सभी के फार्मूलाज भी होते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि उनको आपको जानना उतना ज़रूरी है कि फार्मूलाज जो हैं वो पूछे जाएंगे। लेकिन फिर भी चलिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैं कार्बोनिक एसिड की बात करूँ तो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CO3। लॉरिक एसिड की बात करूँ तो इसका C12H8O2। अब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये PYQ है ना, तो इसका डिटेल में एनालिसिस ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया गया इस तरीके का तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल होगी कि हमारे पास एक हिंट थी लेकिन फिर भी हमने नहीं प्रिपेयर किया। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं इनको आप नोट कर लेंगे तो आपको बहुत ये बेनिफिट करने वाली हैं, क्योंकि मैं बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको दे रहा हूँ। तो ये जो है एरुसिक एसिड का फॉर्मूला, ये सभी एसिड के फॉर्मूले जो है मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 6th क्वेश्चन है। डिसीज़ दी हुई हैं और आपको दिया हुआ इनमें से कौन सी जो है इनहेरिटेड डिसीज नहीं है। तो ध्यान से देखिए, डिसीज का अगर आपसे वोकैब पूछा जाए, स्पेलिंग पूछा जाए, उसको याद कर लिए। डिसईज मतलब एक ऐसी चीज़ जो आपके कंफर्ट को ख़त्म कर देती है। तो इसे 2 पार्ट में याद रखिए, डिस और ईज। ये होगी डिसीज। तो कौन सी डिसीजेस के बारे में पूछा गया है, तो आप सभी जानते हैं मलेरिया जो है वो इनहेरिटेड डिसीज नहीं है। इनहेरिटेड डिसीज क्या होती हैं? इनहेरिटेड डिसीज जो है वो डिसीज होती हैं, आंसर है मलेरिया, जो पेरेंट्स से और उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है। या फिर कहेंगे कि वो जीन में या फिर डीएनए में कोई चेंज आने के कारण जो डिसीजेस होती हैं उनको इनहेरिटेड डिसीज, हेरिडिएटरी डिसीज या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स के नाम से जाना जाता है। अब जैसे आपके सामने कुछ डिसीजेस के एग्जाम्पल भी आपको मिलेंगे, क्योंकि बाकी तो तीनों हैं, अगर मलेरिया नहीं है तो साइस्टिक फिब्रोसिस, ये क्या होता है? ये क्या है? ये लंग्स को और डाइजेस्टिव सिस्टम को जो अफेक्ट करता है, लंग्स को और डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है साइस्टिक फिब्रोसिस। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। ऐसे ही मस्कुलर डायस्ट्रोफी क्या होती है? इसमें आपकी जो मसल्स होती हैं वो कमज़ोर होती जाती हैं, मसल्स वीकनेस, और बहुत जल्दी आप बूढ़े होते जाते हैं। डाउन सिंड्रोम क्या है? इसमें लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ और हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होने लगती हैं आपको। ऐसी एक डिसीज होती है जो इनहेरिटेड है, जेनेटिक है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। थैलासेमिया जो है ये किस रिलेटेड है? ये ब्लड से रिलेटेड डिसीज जो है वो है, और ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है। सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा स्टेट है जिसमें लिटरेसी रेट में जो है सबसे ज़्यादा गैप है? लिटरेसी रेट में सबसे ज़्यादा गैप है, जेंडर गैप की बात करें, मेल में और फीमेल में। मतलब जैसे मेल और फीमेल की कैटेगरी का जो लिटरेसी रेट है उसमें सबसे ज़्यादा गैप है, तो कौन सा स्टेट है?
तो वो है इनमें से राजस्थान। राजस्थान की इसकी बात करेंगे कि लिटरेसी रेट किस तरीके से कम और ज़्यादा है। ओवरऑल लिटरेसी रेट की अगर मैं बात करता हूँ इंडिया में लिटरेसी रेट की, तो वो है 73%। ये सब मैं किसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, सेंसस ऑफ इंडिया 2011 के अकॉर्डिंग। तो लिटरेसी रेट क्या है, 73% है सेंसस के अकॉर्डिंग। सेंसस 2011 का जो था हमारा, वो कौन सा सेंसस था, वो हमारा 15वां सेंसस था, 15th सेंसस था। सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री में बात करूं सेंसस की, तो एंशियंट हिस्ट्री में इसके ट्रेसेस जो हैं वो मौर्य डायनेस्टी से मिलते हैं। मौर्य डायनेस्टी में सबसे पहले ट्रेसेस मिलते हैं। लेकिन मॉडर्न सेंसस की बात करूं तो अंग्रेजों ने जो है 1865 में सबसे पहला सेंसस इंडिया में कंडक्ट करवाया था। लेकिन जो हर 10 साल पर जो होता है, हर 10 डेकेडल सेंसस जो है वो 1881 से जो है हमें लगातार देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है कौन सी स्टेट में है, तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है वो हमें केरला में देखने को मिलता है। कितना परसेंट है, 94% लिटरेसी है केरला में। और लोएस्ट की बात करूं, लिटरेसी रेट जो लोएस्ट कौन सी स्टेट में है, तो वो है बिहार में। तो बिहार में लोएस्ट है कितना है, बिहार में मात्र 61.8% है। मतलब रेयरली आप बात कर सकते हैं 62 के आसपास है। तो ये लिटरेसी रेट के बारे में है। लेकिन एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो क्या होता है, वो होता है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो, ठीक है, इससे भी एक जेंडर के बारे में हमको इंसाइट मिलती है। तो ओवरऑल सेक्स रेशियो की बात करें तो 940 है। मतलब हर 1000 मेल पर हमारे इंडिया में 940 फीमेल्स हैं। ये सारा डेटा 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। और ये हाईएस्ट जो है वो हमको कहाँ देखने को मिलता है, हाईएस्ट देखने को मिलता है हमें केरला में, लिटरेसी में भी और सेक्स रेशियो में भी हाईएस्ट केरला है। तो केरला का है 1084। मतलब ये है हर 1000 मेल पर केरला में 1084 1084 फीमेल जो देखने को मिलती हैं। हरियाणा का लोएस्ट है, हरियाणा का कितना है 879। हर 1000 मेल पर 880 महिलाएं भी पूरे तरीके से नहीं है हरियाणा में। ये जेंडर का इंसाइट्स है। डेंसिटी की बात करें, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो आपको दिल्ली में देखने को मिलती है और सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो आपको लक्षद्वीप में देखने को मिलती है। दोनों ही यूटी हैं। अब फॉरेन ट्रेवलर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, ध्रुव सेना सेकंड और हर्ष की असेंबली प्रयागराज में। हर्ष जो है हर्षवर्धन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। हर्षवर्धन जो है वो पुष्यभूति डायनेस्टी से थे, पुष्यभूति डायनेस्टी से थे। इसका मतलब है कि पुष्यभूति ने ही इस डायनेस्टी की स्थापना की थी। हर्षवर्धन वही हैं जिन्होंने जिनको मतलब एक तरीके से हरा दिया था पुलकेशिन सेकंड ने, पुलकेशिन सेकंड ने। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, जिससे आपको पता लगे कि किसके कंटेम्प्ररी थे। पुलकेशिन सेकंड जो है वो सदर्न स्टेट के राजा थे, चालुक्य किंगडम के राजा थे पुलकेशिन सेकंड जो हैं, ठीक। और उन्होंने हर्षवर्धन को हराया था, ठीक। ये एक मैं कॉन्टेक्स्ट तैयार कर रहा हूँ कि पुष्यभूति डायनेस्टी के थे हर्षवर्धन। और ये प्रयागराज में हर 5 साल के अंतराल पर असेंबली किया करते थे और वहाँ पर ये डोनेशन दिया करते थे अपने जो भी इनकी ट्रेजरी में होता था। ध्रुव सेना कौन थे, ध्रुव सेना जो है ये लेटर गुप्तास के जो है, एक तरीके से गुप्तास के ये क्या थे, सेनापति थे। लेकिन इनके ही पिताजी ने क्या है, इनके डिसेंडेंट जो भी थे, इनके पूर्वजों ने एक नई किंगडम की स्थापना की थी गुजरात में। और ध्रुव सेना से जो है हर्षवर्धन ने अपनी बेटी की शादी की थी। क्यों पूछा गया क्वेश्चन, क्योंकि ध्रुव सेना को वॉर में जो है डिफीट किया था हर्षवर्धन ने। तो किसके मतलब किसने ऐसा कहा है कि फॉरेन ट्रेवलर ने ध्रुव सेना सेकंड ने जो है हर्ष की प्रयागराज की असेंबली को अटेंड किया था। तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाना चाहिए था, क्योंकि हर्षवर्धन के टाइम पर कौन से फॉरेन ट्रेवलर ने विजिट किया था, ये भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता था। तो ह्वेनसांग जो है उसी ने जो है हर्षवर्धन के टाइम पर विजिट किया था इंडिया को। तो ह्वेनसांग जो है वही इसका आंसर होगा। चाइनीज़ थे ये जो ट्रैवलर थे और
इतना जो आपको याद रखना चाहिए। मैत्रिका डायनेस्टी से बिलोंग करते थे हर्षवर्धन। हर्ष के एक कवि के बारे में भी एक पोइट थे इनके राजदरबार के, बाणभट्ट। बाणभट्ट के बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बाणभट्ट ने क्योंकि हर्ष चरित्र जो है इनके बारे में एक ऑटोबायोग्राफी एक तरीके की इनके बारे में बुक लिखी, और बाणभट्ट ने जो है कादम्बरी नाम की पुस्तक भी जो लिखी थी, कादम्बरी बुक जो है। ये दोनों बुक जो है आपसे एग्जाम में पूछी जाती रहती हैं। तो इतनी चीज़ें तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ही। अब यहाँ पर कई तरीके की डिसीज़ दी हुई हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन सी डिसीज है जो एक कैंसर का रूप नहीं है, कैंसर की फॉर्म नहीं है। बाकी सारी डिसीज़ जो है वो कैंसर का कोई ना कोई एक रूप है। 3 जो है इनमें से नहीं है, सरकोमा, लिम्फोमा एंड कार्सिनोमा। सरकोमा जो है इससे क्या होता है, बोन का कैंसर हो जाता है। वो ये जो कैंसर है अफेक्ट करता है बोन को। लिम्फोमा लिम्फेटिक सिस्टम को, लिम्फेटिक सिस्टम को जो अफेक्ट करता है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम होता है एक तरीके से, डिसीज से जो फाइट करता है उस सिस्टम को अफेक्ट करता है लिम्फोमा कैंसर जो होता है। कार्सिनोमा भी एक तरीके का कैंसर होता है। ग्लूकोमा जो है ये कैंसर नहीं होता है। तो ग्लूकोमा क्या होता है, इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोमा हो जाएगा। ग्लूकोमा कैंसर नहीं होता तो क्या होता है, ग्लूकोमा होती है एक आई डिसीज। ग्लूकोमा एक आई डिसीज होती है जिससे विजन लॉस, ब्लाइंडनेस और ऑप्टिक नर्व को ये अफेक्ट करती है, ग्लूकोमा डिसीज जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कुछ 5 ईयर प्लान्स दिए गए हैं और कुछ प्राइम मिनिस्टर्स दिए हो गए हैं। जो भी प्राइम मिनिस्टर ने इनिशिएट किया एक पर्टिकुलर 5 ईयर प्लान को आपके सामने है। हर वीडियो में बताता हूँ कि 5 ईयर प्लान जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी के लिए, आपको इसे डिटेल में पढ़ना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह कौन से 5 ईयर प्लान से रिलेटेड हैं, अटल वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे, मनमोहन सिंह की, फिर अटल वाजपेयी की। तीनों जो 5 ईयर प्लान है उनको लिखूंगा। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू थे। ये बहुत ही ऑब्वियस और इजी क्वेश्चन था, तो जवाहरलाल नेहरू सेकंड से ही होंगे क्योंकि सबसे पहला यहाँ पे सेकंड दिया हुआ है। फिर मनमोहन सिंह थे, मनमोहन सिंह। तो उसके बाद कौन सा दिया हुआ है, 10th दिया हुआ है, वही एसोसिएटेड होंगे। ठीक, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी आएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप करेक्ट करेंगे कि सेकंड जो है मनमोहन सिंह वो अटल बिहारी वाजपेयी के बाद में आए हैं, तो वो 11th 5 ईयर प्लान से एसोसिएटेड रहेंगे। और थर्ड जो हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वो 10th 5 ईयर प्लान के साथ में एसोसिएटेड रहेंगे। अब ये सभी प्लान्स जो हैं इनका एक बार में पीरियड भी जान लेंगे तो उससे थोड़ा और आसान हो जाएगा। जैसे अभी मैं इसको मिटा देता हूँ, आपको ये तो पता लग गया कि कौन सा आपका आंसर है। मैं बात करूं पहले 5 ईयर प्लान के बारे में, सबसे पहले 5 ईयर प्लान के बारे में। उससे भी पहले 5 ईयर प्लान के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो 5 ईयर प्लान कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ, सोवियत यूनियन में। सोवियत यूनियन में किसने इसे स्टार्ट किया, तो जोसेफ स्टालिन जो थे उन्होंने इसको सोवियत यूनियन में स्टार्ट किया था। कब की स्टार्ट किया था, 1928 में। 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट जो है वो सोवियत यूनियन से आया। इंडिया में सबसे पहला 5 ईयर प्लान जो था वो कब आया, तो इंडिया में सबसे पहला 5 ईयर प्लान जो था वो स्टार्ट किया गया था 1951 में। 1951 में और 56 तक ही चला था। पहला 5 ईयर प्लान की बात कर रहे हैं। इसे हरोड डोमर मॉडल के नाम से भी जानते हैं, हरोड डोमर मॉडल के नाम से भी जानते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर इसे स्टार्ट किया गया था। इसी 5 ईयर प्लान के अंडर में जो है भाखरा नागल डैम जो है उसको एस्टेब्लिश किया गया था। सेकेंड 5 ईयर प्लान के बारे में बात करूं तो ये 1956 से लेके और 61 तक चला। इसे पीसी महालानोबिस मॉडल के नाम से भी जानते हैं। इसी तरीके से पूछा जाता रहता है कि इसको किस नाम से जानते थे, इस प्लान को, इस पर्टिकुलर प्लान को किस नाम से जानते थे। प्लानिंग कमीशन जो है वो एक 5 ईयर प्लान हमेशा से तैयार करता था, प्लानिंग कमीशन। और ये कब से कब तक रहा, ये 1951 से लेके और 2017 तक जो है इसने ऑपरेट किया प्लानिंग कमीशन ने। प्लानिंग कमीशन 2017 तक ही बेसिकली 5 ईयर प्लान रहे। जो लास्ट 5 ईयर प्लान था हमारा 12th 5 ईयर प्लान था वो जो है
2012 से लेकर 2017 तक रहा। उसके बाद से हमने 5 ईयर प्लान को डिसकंटिन्यू कर दिया और प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है नीति आयोग ने, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थिंक टैंक के नाम से भी जानते हैं। रोलिंग प्लान से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, उसको भी आप जरूर याद रखिए। रोलिंग प्लान जो है, लास्ट मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया था रोलिंग प्लान से। रोलिंग प्लान जो है ये 1978 से लेके और 80 के बीच में आया था रोलिंग प्लान। इसको आपको जरूर याद रखना है, इसका टाइम पीरियड ही पूछा गया था। सितंबर 2022 में बेसिकली ये एक करंट का क्वेश्चन है। इसके बारे में हम एक नेचर समझ लेते हैं करंट का क्या है, कि नेशनल और स्टेट लेवल की कौन सी न्यूज़ जो है वो इम्पोर्टेंट रहती है, जिससे पूछा जाता है। कौन सी गवर्नमेंट की असेंबली ने, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की असेंबली ने ये डिसाइड किया कि हम एक दिन जो है वो वीमेन एमएलएस के लिए रिजर्व करेंगे, जिस दिन वो बात कर सकेंगी वीमेन रिलेटेड इश्यू के बारे में, जैसे सेफ्टी, हेल्थ, हाइजीन और एजुकेशन के बारे में। तो ये किया है यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबली ने। यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है वो 403 सीट्स हैं, ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो। काइनेटिक एनर्जी से 2 क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी एक मॉलिक्यूल में? एक मॉलिक्यूल की बात की जा रही है और आइडियल गैस की बात की जा रही है। आइडियल गैस के एक मॉलिक्यूल में एसआई यूनिट की बात करें जो कि जूल है एनर्जी की, तो एक कितने जूल एनर्जी होगी एक मॉलिक्यूल में अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए 25 डिग्री सेंटीग्रेड काइनेटिक एनर्जी। तो क्या है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसके बारे में ज़्यादा कोई सोच विचार नहीं किया जाना चाहिए। तो यही आपका आंसर है, ऑप्शन ए 6.17 10⁻⁻21 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 4th अमेंडमेंट बिल 2022 जो राज्यसभा में दिसंबर 2022 में पास हुआ था, ये जो है शेड्यूल ट्राइब को ऑर्डर जो है उससे रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट करता है। कौन सी स्टेट से इस एप्लीकेशन के थ्रू अफेक्ट होगा? ये कर्नाटक स्टेट को अफेक्ट करेगा ये बिल जो है। ये आप देख सकते हैं करंट अफेयर का लेवल क्या है, करंट अफेयर अच्छे लेवल की पूछी जा रही है। इनमें से कौन सा पेयर जो है वो इनकरेक्टली मैच है? ध्यान देना है, करेक्टली नहीं, इनकरेक्टली। गवर्नर जनरल दिए हुए हैं इंडिया के और कुछ इवेंट हैं। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर रिवोल्ट हुआ था 1957 का। लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पर फर्स्ट अफगान वॉर हुआ था और लॉर्ड कैनिंग के समय जो है वो वुड्स डिस्पैच आया था। तो इसको अगर हमको अप्रोच करना है तो एक बार ये भी जान लेते हैं कि किस तरीके से इनका टाइम पीरियड रहा है। जैसे बात करूं लॉर्ड डलहौजी की, तो डलहौजी का जो टाइम पीरियड था ये 1848 से लेकर और 56 तक था। तो आप जान सकते हैं कि क्या ये रिवोल्ट इसके समय में हुआ होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो ये तो इनकरेक्ट हो ही गया। तो पहला क्या है, वो इनकरेक्ट है। सेकंड है लॉर्ड ऑकलैंड। ऑकलैंड के टाइम पीरियड की बात करें तो इसका था 1836 से लेकर 42 तक के बीच में। ठीक, फर्स्ट अफगान वॉर कब हुआ था इसके बारे में भी बात कर लेंगे। लॉर्ड कैनिंग का जो टाइम पीरियड है इसको आप मान सकते हैं 1856 से लेके शुरू हुआ और 1800 जो है इसका टाइम पीरियड जाता है 62 तक। ठीक, वुड्स डिस्पैच जो क्या इसके समय में हुआ होगा? नहीं, वो तो हो जाएगा डलहौजी के टाइम में, क्योंकि 54 इसी में आएगा। लेकिन जो रिवोल्ट है वो हो जाएगा कैनिंग के टाइम में। ठीक है, एक दूसरे से अलग हो गए ये। लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पर फर्स्ट अफगान वॉर हुआ था। ये दोनों ही बातें क्या है, सही, ये एक बात सही है मतलब। तो गलत कौन कौन सा हो गया? पहला और तीसरा। तो आपका आंसर आपको ठीक से मार्क करना है, ऑप्शन सेकंड पहला और तीसरा गलत है, सही है दूसरा। अब क्या इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे लॉर्ड डलहौजी, इसने क्या किया था, जैसे एक पॉलिसी हुआ करती थी जिसको हम हड़प नीति के नाम से भी कहते थे या फिर एनेक्सेशन की पॉलिसी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जानी जाती थी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को जो है वो स्टार्ट किया था किसने? डलहौजी ने। लेकिन ख़त्म किसने कर दिया था? लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने जो है वो एबोलिश किया था
डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स की पॉलिसी को। क्यों? डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स की पॉलिसी के कारण ही रिवॉल्ट हुआ था 18 होना चाहिए 1857 का, और इस रिवॉल्ट के बाद जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है उससे पावर छीन ली गई थी इंडिया में, और डायरेक्ट क्राउन के हाथ में पावर चली गई, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। जब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में डायरेक्ट पावर गई तो गवर्नर जनरल से हटाकर लॉर्ड कैनिंग को इंडिया का पहला वायसरॉय बनाया गया, और उसी के बाद जो है लॉर्ड कैनिंग ने डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स को ख़त्म भी किया था। और डलहौजी ने क्या किया? डलहौजी की एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में क्या हुआ? पंजाब को एनेक्स कर लिया था, एनेक्सेशन ऑफ पंजाब हुआ। लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को एनेक्स कर लिया था सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में, जो कि 1848 से लेकर 49 के बीच में हुई थी। आपको टाइम पीरियड भी याद रखना चाहिए ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट का। आपको मैं एक कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ कि किसके समय में क्या चीज़ें हुई थी। लॉर्ड डलहौजी के टाइम में ही मुंबई से थाने के बीच में सबसे पहली रेल जो है वो इंडिया में चलाई गई थी 1853 में, मुंबई से थाने के बीच में, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में ही। और रिवॉल्ट कैनिंग के टाइम में हुआ था 1857 में, और 1508 से क्राउन के हाथ में सारी चीज़ें चली गई, ये भी मैंने आपको बताया। और लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर ही विडो रीमैरिज एक्ट जो है वो लेकर आया गया 1956 में। फिर से 19 बोल दिया मैंने, 1856 में जो है विडो रीमैरिज एक्ट जो है, जो कि राजा राम मोहन राय के एफर्ट्स के द्वारा लेके आया गया था, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में ही ये जो है लेके आया गया था। अब हमार बेटी हमार मान वीमेन सेफ्टी से रिलेटेड एक कैंपेन है। ये कौन सी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है? इसमें स्कूल और कॉलेज गोइंग गर्ल्स को टारगेट किया जाएगा, उनको सिखाया जाएगा कैसे कैसे सेफ्टी मेजर्स वो ले सकती हैं, और अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी वीमेन सेफ्टी से रिलेटेड। तो ये जो है ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का एक कैंपेन है, इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड आप याद रख सकते हैं। अभी अर्थ की एज क्या है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस कुछ थे जो आपसे पूछे गए थे। तो अर्थ की एज में के बारे में बात करेंगे तो ये ऑप्शन 4 जो आपका सही है, 4.5 बिलियन ईयर्स के अराउंड जो अर्थ की एज जो है वो मानी जाती है। एक इंडिविजुअल की कोई सैलरी है, इनकम उसने अर्न की है, और उसमें से टैक्स अभी नहीं काटा गया है, मतलब टैक्स के कटने से पहले की जो इनकम होती है उसको क्या कहते हैं? तो टैक्स के कटने से पहले जो भी किसी की इनकम होती है उसे ग्रॉस इनकम कहते हैं। जब उसमें से टैक्स कट जाएगा, ठीक है, तो नेट इनकम या फिर सभी टैक्सेस वगैरह को वो काट के जब उसके पास होगी तो उसे कहेंगे डिस्पोजेबल इनकम, कि अभी इसको क्या है आप जाके यूज कर सकते हैं, इसमें कोई भी टैक्स, कोई भी लोन वगैरह का कुछ भी नहीं, आपसे सारी चीज़ें काटी जा चुकी हैं। तो ग्रॉस इनकम टैक्स के कटने से पहले होती है, और टैक्स के कटने के बाद डिस्पोजेबल इनकम हो जाती है। नेशनल इनकम क्या होती है? एक फाइनेंशियल ईयर में एक बाउंड्री में, एक पर्टिकुलर बाउंड्री में, कंट्री की पर्टिकुलर बाउंड्री में एक फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी वैल्यू ऑफ कमोडिटीज़ और सर्विसेज प्रोड्यूस होता है उसे नेशनल इनकम कहते हैं। लेकिन उसमें से इंपोर्ट्स को माइनस कर दिया जाता है। इंपोर्ट्स को माइनस करने के बाद एक फाइनेंशियल ईयर में। सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? देखिए कितना इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। पहले कौन थे? पहले थे डॉक्टर राधाकृष्णन। फर्स्ट जो है डॉक्टर राधाकृष्णन, सेकेंड डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। तो पहले जो थे उनका टाइम पीरियड क्या रहा? 1952 से लेकर और 1962, 10 साल रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो दूसरे थे वो 5 साल रहे, 1962 से लेकर 67 तक। इनके बाद कौन हुए? तीसरे जो हैं वाइस प्रेसिडेंट हुए वीबी गिरी, 1967 से लेकर 69 के बीच तक ही रहे। लेकिन ये 2 साल ही क्यों रहे? क्योंकि इसके बाद ये जो हैं प्रेसिडेंट बन गए थे। अब प्रेसिडेंट्स के बारे में भी देख लेते हैं। सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे? सबसे पहले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। टाइम पीरियड क्या रहा इनका? 1950 से लेके 62 तक के लिए, ठीक है। सेकंड कौन थे? सेकंड
जब एस राधाकृष्णन जो है वाइस प्रेसिडेंट से एलिवेट हो गए, राजेंद्र प्रसाद रिटायर हो गए, तो आए एस राधाकृष्णन। और ये कब तक रहे? 1962 से 67 तक रहे। तीसरे कौन थे प्रेसिडेंट? तीसरे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। अभी यहां तक आप देख पा रहे हैं कि प्रेसिडेंट वही बन रहा है जो पहले वाइस प्रेसिडेंट है। 1967 से लेके 69 तक ही रहे बेचारे। उसके बाद वीवी गिरी जो है वो चौथे प्रेसिडेंट बन गए, इसी वजह से उन्होंने वाइस प्रेसिडेंटशिप जो है वो छोड़ दी थी। तो चौथे कौन है? वीवी गिरी बने। और कब से कब तक रहे? 1969 से लेके 74 तक रहे। चौथे प्रेसिडेंट जो है वहाँ तक भी आप देख सकते हैं वही हैं जो पहले वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अब कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ सब्जेक्ट मैटर हैं, जैसे सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन की पावर जो है वो इलेक्शन कमीशन में वेस्ट होगी। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? तो ये आर्टिकल 324 बात करता है। तो ए को हमने मैच कर दिया बी से, तो पहला मेरा ऑप्शन, और ए को मैंने बी से मैच किया है फर्स्ट को, और मेरा दूसरा और मेरा तीसरा, सारे ऑप्शंस मेरे खत्म हुए, मुझे मेरा आंसर मिल गया है। दूसरा क्या है? पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू इलेक्शन टू लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के इलेक्शन जो है किस तरीके से कंडक्ट किए जाएंगे, इसकी पावर पार्लियामेंट के पास है। तो ये पावर कौन से आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 327 में है, 327 में है। बार ऑफ इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर्स। कोर्ट इलेक्टोरल मैटर में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा। ये किस आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 329 में है। तो ये सभी जो है आपसे मैच हो गए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, आपको जरूर याद रखने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या ही होगा। पॉसिबल क्रिटिसिज्म क्या है प्राइवेटाइजेशन का? एक्सेसिव गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इनटू प्राइवेट बिजनेस। प्राइवेटाइजेशन का जो क्रिटिसिज्म है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो अगर एक्सेस गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है तो ये तो प्राइवेटाइजेशन हुआ ही नहीं। रिड्यूस्ड कंपटीशन एंड इनोवेशन इन द मार्केट। प्राइवेटाइजेशन होगा तो उससे कंपटीशन कम नहीं होता है, कंपटीशन उससे बढ़ जाता है, ये भी नहीं हो सकता है। एक्सपेंशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड एफिशिएंसी इन पब्लिक एंटरप्राइजेस। ब्यूरोक्रेसी का एक्सपेंशन होगा और एफिशिएंसी आएगी पब्लिक एंटरप्राइजेस में, ये प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड है नहीं, क्योंकि इसके लिए अलग तरीके के कुछ रिफॉर्म जो हैं वो लेके आने होंगे। क्या चौथा क्या है? और हम क्या बात करें? क्रिटिसिज्म की भी बात करें, पॉजिटिव चीज़ें नहीं देख रहे हैं। क्रिटिसिज्म क्या है प्राइवेटाइजेशन का? लिमिटेड एक्सेस टू एसेंशियल सर्विस फॉर मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन। जो भी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है गरीब लोगों को, निचले तबके के लोगों को, वो प्राइवेट कंपनीज तो करेंगी नहीं, तो उनके लिए क्या है? असेंशियल सर्विस को लेकर लिमिटेड एक्सेस हो जाएगी मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन के लिए। ये एकदम करेक्ट क्रिटिसिज्म है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन आएगा तो जो पुअर पीपल हैं उनके लिए असेंशियल सर्विस को एक्सेस कर पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं और कुछ नेम ऑफ रिवर दिए हुए हैं, जैसे वेटलैंड टोपोग्राफी। एक तरीके से बेकार तरीके की जो लैंड है वो कहाँ मिलती है, चंबल के बारे में बात करते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर। तो ए का हो गया 4, तो मैं केवल एक को ही एलिमिनेट कर पाया हूँ अभी। तो अब मैं देखता हूँ सी का आंसर क्या है। सांगपो। सांगपो किस रिवर को कहते हैं? आप सभी जानते हैं, ब्रह्मपुत्र को कहते हैं। सी का हो गया मेरा 2, तो सी का 2 हो गया। सी का 2 केवल एक में ही दिया हुआ है। देखिए मैंने दो चीज़ों को निकाला और मुझे मेरा आंसर मिल गया है। सी का हो गया 2। बी का हो गया 1। वृद्धगंगा। वृद्धगंगा के नाम से किसे जानते हैं? वृद्धगंगा के नाम से गोदावरी को जानते हैं। सौरो ऑफ बिहार। बिहार के दुख के नाम से किसे जानते हैं? ये हम कोसी रिवर को जानते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इन सभी रिवर का ओरिजिन आपको बता देता हूँ फटाफट से। तो गोदावरी जो है वो त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलती है। नासिक महाराष्ट्र में है। त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी रिवर जो है वो निकलती है और फिर ये बे ऑफ बंगाल की साइड फ्लो करती है, उड़ीसा से होके जाती है। ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन अगर मैं बात करता हूँ तो चैम योंग दोंग, लिख देता हूँ। चैम योंग दोंग ग्लेशियर जो है तिब्बत में
वहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है। इसे दूसरे नाम सांगपुन के नाम से भी जानते हैं। और ये इंडिया में एंट्री करती है असम, अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट वाली साइड से। तो नॉर्थ ईस्ट वाली साइड अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करती है, उसके बाद असम वगैरह में होते हुए और बांग्लादेश होते हुए ये रिवर भी वे ऑफ बंगाल में ही जाके गिरती है। कोसी की अगर मैं बात करूं तो इसका हिमालय रीजन से ही इसका भी ओरिजिन होता है। तो एक तरीके से ट्रांस हिमालयन रिवर के नाम से दोनों को जान सकते हैं, ब्रह्मपुत्र और कोसी को। कोसी जो है फिर बिहार से होके बहती है और कोसी जो है एक ट्रिब्यूटरी है किसकी, रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरी है। चंबल रिवर जो है ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है, यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है चंबल रिवर जो है। और ये मऊ एमपी से ऑरिजिनेट होती है चंबल रिवर के बारे में बात करें तो। ऐसे ही महाराष्ट्र से एक और रिवर ऑरिजिनेट होती है जिसे हम कृष्णा रिवर के नाम से जानते हैं। तो कृष्णा रिवर जो है महाबलेश्वर से ऑरिजिनेट होती है, महाबलेश्वर कृष्णा रिवर जो है। और जितनी भी रिवर की बात करी है ये डायरेक्ट इनडायरेक्टली बे ऑफ बंगाल में जाके ही ट्रेन होती हैं। कौन सी कमेटी है जिसने सजेस्ट किया कि कोई फंडामेंटल ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं करता है तो उसको एक पेनल्टी दी जानी चाहिए, एक पनिशमेंट दी जानी चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है वो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के थ्रू जो है वो लागू किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में लेके आया गया, जिसके थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में अमेंडमेंट करके फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया। और कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, 10 थी, लेकिन उसके बाद 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ कब हो गई, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया, जिसमें ये प्रोविज़न रखा गया कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को जो है असेंशियल एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए उसके पेरेंट्स के द्वारा, उसके वार्डन के द्वारा। तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है वो इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया था 1976 में। पहले 10 थी, उसके बाद 11 हो गई 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। अभी देखते हैं फेज 1 जो है भारतमाला प्रोजेक्ट का, उससे रिलेटेड और कुछ टारगेटेड किलोमीटर हैं। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, इसे मैं ये कह दूंगा, और करंट अफेयर से था, बहुत ही डीप क्वेश्चन पूछा गया है। यूजुअली ऐसे क्वेश्चन में जो है ज़रूरी नहीं होता कि हर किसी ने इसके बारे में पढ़ा हो, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनके लिए। तो इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए जो है वो टारगेटेड लेंथ जो है किलोमीटर में वो 9000 है। बॉर्डर और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड के लिए 2000 है और एक्सप्रेस वेज के लिए 800 किलोमीटर है। भारतमाला प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। और इंटर कॉरिडोर और फीडर रोड के लिए 6000 है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। किसके बारे में, 36th नेशनल गेम्स 2022 में जो हुए थे उसके बारे में। जो 36th नेशनल गेम्स थे वो 2022 में हुए थे, ये सही है, लेकिन कहाँ हुए थे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है गुजरात में हुए थे। और 37th नेशनल गेम्स जो है वो भी हो चुके हैं, 2023 में हुए थे। अभी वो कहाँ हुए थे तो उसके बारे में बात करें तो वो गोवा में हुए थे, गोवा में हुए थे। चलिए ठीक है, अभी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है वो पहले बता देता हूँ मैं किसका, 36th का, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 36वें की बात करते हैं तो उसमें पहला जो स्थान था वो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का था। तो फर्स्ट जो है उसको मैच करना होगा चौथे के साथ में। पहला चौथे के साथ में केवल एक ही ऑप्शन में जो है वो दिया गया है तो बाकी के काट देंगे, चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। सेकंड पोजीशन जो है वो महाराष्ट्र की रही और थर्ड पोजीशन जो है वो हरियाणा की रही है और चौथी पोजीशन जो थी वो कर्नाटक की थी। लेकिन 37th में ये क्या रहा, 36 में तो ये थे, 37वें में क्या था, 37वें में सबसे पहली पोजीशन जो थी वो महाराष्ट्र की थी और सेकंड किसकी थी, सेकंड सर्विसेज की थी। मतलब पहली दूसरी पोजीशन को जो है इंटरचेंज कर दिया गया है। तीसरी हरियाणा के पास ही रही, हरियाणा की पोजीशन जो सेम है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन मैंने तीनों आपको बता दी। अभी 2024 चल रहा है तो 38th नेशनल गेम्स की भी बात होनी चाहिए।
तो 38वें नेशनल गेम्स जो हैं वो उत्तराखंड में होंगे, उत्तराखंड में होंगे, 2024 में होंगे। ये सभी नेशनल गेम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए था और जो कि मैंने आपको बता भी दिया है। 25वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, मैच कीजिए लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में। ठीक है, केमिकल कंपाउंड कुछ दिए गए हैं और स्पाइसेस कुछ दिए हुए हैं। ये जो क्वेश्चन है ये नोट्स बनाने वाला क्वेश्चन है कि अभी इनको नोट कर लीजिए, फ्यूचर में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इस किसी भी मतलब यहाँ से एक जैसे बोल देगा कि यूजेनॉल जो है ये कौन से स्पाइसेस में पाया जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। अब ये मैच करके पूछा था आपसे। तो कर्क्यूमिनॉइड्स जो हैं ये किस में पाए जाते हैं? ये जो है टर्मरिक में पाया जाता है। ए को मैं 3 से मैच करूँगा। 1 और 8 सिनोइल जो है ये किस में पाया जाता है? 1 और 8 सिनोइल जो है ये कार्डमन में पाया जाता है। तो ए को मैंने किया 3 से मैच, बी को मैंने किया 1 से मैच, और यूजेनॉल जो है वो आपका क्लोव्स में पाया जाता है। क्लोव्स लौंग से कहते हैं, क्लोव्स को मैंने मैच कर दिया। और पाइपरिन जो है ये मिर्ची में पाया जाता है और ये काली मिर्च में पाया जाता है। तो ब्लैक पेपर के बारे में बात कर रहे हैं, ब्लैक पेपर में पाया जाता है पाइपरिन। तो डी को मैंने मैच कर दिया 2 के साथ में। इस सभी के क्या आप नोट्स बना लिए कि इस स्पाइसेस में ये केमिकल जो हैं वो पाए जाते हैं। ये था वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं कंप्लीट उस टॉपिक को आपको समझाऊंगा और आपके लिए तैयार करके दूंगा। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को मैं आपको यहाँ पर सॉल्व कराने वाला हूँ इसी तरीके से एक फ्लेक्स वे में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और आपकी तैयारी में जो भी कमी आ रही है, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि मुझे थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।